दुनिया को बदलने का सपना तो कई लोग देखते हैं ना, पर कुछ ही होते हैं जो इसे हकीकत में बदल पाते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो एक असाधारण बच्चे से शुरू होकर एक ग्लोबल पीस मेकर बने और जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को यह सिखाया कि असली शांति की शुरुआत दरअसल एक गहरी सांस से होती है। जरा सोचिए कि हमारी सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ की जो चुनौतियां हैं, उनका हल उतना ही आसान हो जितना कि एक सांस लेना। ये आइडिया जितना सिंपल लगता है, उतना ही कह सकते हैं क्रांतिकारी भी है। और यही हमारे आज के सफर का केंद्र है, सांस और हमारे मन के बीच का वो गहरा अनकहा रिश्ता। तो चलिए इस रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इनकी कहानी एक ऐसे बच्चे से शुरू होती है जिसकी दुनिया आम बच्चों से थोड़ी नहीं, काफी अलग थी। एक ऐसा बच्चा जिसके जीवन की लय मानो शुरू से ही किसी और ही धुन पर चल रही थी। आप बस कल्पना कीजिए, एक 4 साल का बच्चा भगवद गीता के श्लोक सुना रहा है और फिर महज 17 साल की उम्र में वो सिर्फ वैदिक साहित्य ही नहीं बल्कि फिजिक्स में भी डिग्री ले लेता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये तो प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के मिलन की पहली झलक थी। एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर उनकी पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई या एकेडमिक्स की बात नहीं थी। उनकी बहन की ये यादें हमें उनके व्यक्तित्व की एक बहुत ही खास झलक देती हैं। एक ऐसा बच्चा जो हर काम में, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, पूरी तरह से डूब जाता था। ये ध्यान नहीं बल्कि एक कमाल की जागरूकता थी जो उनके आने वाले जीवन का एक साफ संकेत दे रही थी। कहते हैं हर शिष्य को एक गुरु की तलाश होती है, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भी एक गुरु के साथ दुनिया की यात्रा शुरू की। ये वो समय था जब उन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा, लेकिन साथ ही अपने अंदर एक नई राह की तलाश भी शुरू कर दी। तो 1970 के दशक में वे महर्षि महेश योगी के साथ जुड़ गए। उन्होंने दुनिया भर में यात्राएं की, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस आयोजित किए और दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों से मिले। ये अनुभव उनके लिए एक तरह से ग्लोबल यूनिवर्सिटी जैसा था, जिसने उन्हें दुनिया की नब्ज को समझना सिखाया। बाहर से देखने पर तो सब कुछ शानदार था, कॉन्फ्रेंस, सम्मान, सफलता, लेकिन जैसा वो खुद कहते हैं, ये उनके लिए एक सुनहरे पिंजरे जैसा था। उनका दिल जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने के लिए, सेवा करने के लिए बेचैन था और उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका रास्ता इस भव्य इमारत से बाहर आम लोगों के बीच ही है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे बड़े सवालों के जवाब बाहरी दुनिया के शोर में नहीं बल्कि अंदर के गहरे मौन में मिलते हैं। तो चलिए अब उनके जीवन के उस सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं जहां खामोशी ने उन्हें एक नई राह दिखाई। ये सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, शायद हम सब के लिए है। 10 दिन बिल्कुल चुप रहकर क्या हासिल किया जा सकता है? उन्होंने इस सवाल का जवाब खोजने का फैसला किया और जो उन्हें मिला उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1981। कर्नाटक में भद्रा नदी के किनारे 10 दिनों के गहरे मौन के बाद एक चमत्कार हुआ। कोई जवाब बाहर से नहीं आया, बल्कि उनके अंदर से ही एक बहुत शक्तिशाली तकनीक ने जन्म लिया, बिल्कुल एक कविता की तरह, एक प्रेरणा की तरह जो बस उनके अंदर से बह निकली। और इसका नाम था सुदर्शन क्रिया। सु यानी सही, दर्शन यानी दृष्टि और क्रिया मतलब एक ऐसी क्रिया जो शुद्ध करे। ये सांसों की एक खास लयबद्ध तकनीक थी जो शरीर, मन और आत्मा के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाने का वादा करती थी। और यही तकनीक उनके जीवन के मिशन का केंद्र बनने वाली थी। जब किसी के पास दुनिया को देने के लिए इतना बड़ा खजाना हो तो वो उसे सिर्फ अपने तक नहीं रख सकता। इस ज्ञान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक मंच की जरूरत थी, एक आंदोलन की जरूरत थी। और यहीं से आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कला की नींव पड़ी। जैसा कि वो खुद बताते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग कोई नियम, कानून या सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल रास्ता है। इसकी फिलॉसफी बहुत सीधी है। पहले अपने अंदर शांति खोजो और फिर उसी शांति से समाज में लोगों को एक दूसरे से जोड़ो। 180 से भी ज्यादा देश, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक इंसान का मौन में पाया गया अनुभव एक ग्लोबल मूवमेंट में बदल सकता है, जो सरहदों और संस्कृतियों से परे जाकर लोगों के दिलों को छू रहा है। पर यह मूवमेंट सिर्फ मेडिटेशन या वर्कशॉप तक ही सीमित नहीं है। इसका दिल तो सेवा में बसता है।
चाहे वो किसी आपदा के समय राहत पहुंचाना हो, या सूखी नदियों को फिर से जिंदा करना हो, जेल के कैदियों की जिंदगी बदलना हो, या गांव का विकास करना हो। ये दर्शन समाज के हर पहलू को छूता है। तो फिर इन वर्कशॉप्स का असल मकसद क्या है? इसका मकसद है लोगों को तनाव, गुस्सा और निराशा जैसी नेगेटिव भावनाओं से निपटने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स देना, और ये सिखाना कि प्यार और करुणा जैसे जो मानवीय मूल्य हैं वे किसी एक धर्म या देश के नहीं हैं, बल्कि हर इंसान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, जब कोई इंसान अपने अंदर शांति पा लेता है तो क्या वो उस शांति को दुनिया के सबसे अशांत कोनों तक ले जा सकता है? अब हम उनके काम के एक और बेहद हिम्मत वाले पहलू को देखेंगे। दुनिया के सबसे मुश्किल संघर्ष क्षेत्रों में एक शांति दूत के रूप में उनकी भूमिका। और ये सिर्फ मंच पर दिए गए भाषण नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। चाहे वो कोलंबिया में फार्क की बागियों से बात करना हो, या युद्ध से तबाह इराक में राहत पहुंचाना हो, या फिर कश्मीर में बातचीत का एक नया पुल बनाना हो, उन्होंने बार बार ये दिखाया है कि शांति के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। इन सभी कोशिशों के पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार है। वो ये कि असली और टिकाऊ शांति की शुरुआत हमेशा इंसान के अंदर से होती है। जब तक किसी इंसान का मन अशांत है, वो बाहर की दुनिया में शांति नहीं ला सकता। शांति भीतर से बाहर की ओर फैलती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है ना? ये हम सबको एक ग्लोबल फैमिली के तौर पर देखता है। ये कहता है कि हमारी अपनी शांति भी तब तक अधूरी है जब तक दुनिया के किसी भी कोने में कोई एक भी इंसान अशांत है। मतलब शांति सिर्फ एक पर्सनल अनुभव नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। और इस तरह ये पूरा सफर हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने इसे शुरू किया था, हमारी अपनी सांस पर। अगर सांस सच में शरीर और मन के बीच का पुल है, तो जरा एक पल रुककर सोचें, इस पर ध्यान देकर हम अपने अंदर क्या कुछ नहीं खोज सकते? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने भीतर ही मिलेगा।